क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? भस्मों के प्रकार। क्या पढ़ रहे थे? भस्मों के। आज का क्या टॉपिक है? अम्ल और भस्म के गुण। अम्ल और भस्म के गुण। आज क्या पढ़ने हैं हमको? अम्ल और भस्म के गुण। चलो आज का टॉपिक होगा प्यारा सा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का आज प्रॉपर्टी पढ़ना है। अम्ल एवं भस्म के गुण। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको बाबू लोग? अम्ल तथा भस्म के गुण। भस्म के गुण। भस्म के गुण। अम्ल तथा भस्म के गुण। अब देखोगे बाबू, अम्ल और भस्म के गुणों की चर्चा करनी है। अम्ल और भस्म के गुणों की चर्चा करनी है। तो बात जब गुण की आती है तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, यही ना आएगा? यानी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक तो ए फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड का भी होगा और बेस का भी होगा। केमिकल प्रॉपर्टी एसिड का भी होगा और बेस का भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो चलोगे बाबू, देखोगे सबसे पहले कि हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज किसका पढ़ना है भाई? तो दो बातें, एक एसिड का पढ़ना है और दूसरा बेस का पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? एक एसिड और दूसरा बेस, यानी अम्ल का पढ़ना है और दूसरा भस्म का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? भस्म का, यानी गुण पढ़ना है। अब ये दोनों गुण, अब इसके कितने गुण पढ़ेंगे हम? अम्ल के कितने गुण? दो। एक क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसको रासायनिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं। क्लियर है ना? चलोगे, यानी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसा करते हैं कि पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। क्लियर है ना? हिंदी में क्या लिखेंगे बाबू? भौतिक गुण। भौतिक गुण। सेम कहानी भस्म की भी होगी, सेम कहानी भस्म की भी होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी ना? यानी इसके कितने गुण होंगे बाबू? दो। एक क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला इसका क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होगा बाबू? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या हो जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टी। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखोगे मेरे बाबू, उसी तरह से इसका दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको क्या कहोगे? रासायनिक गुण। क्या कहोगे मेरे बाबू? रासायनिक गुण। क्या कहोगे? रासायनिक गुण। क्लियर है ना? चलोगे मेरे बाबू, देखोगे दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? रासायनिक गुण। क्लियर? यानी अम्ल का भौतिक गुण और रासायनिक गुण, बेस का भौतिक गुण और रासायनिक गुण। यानी प्रॉपर्टी में दो चीज़ हैं, एक फिजिकल, एक एसिड का पढ़ना है और एक एसिड के दो प्रॉपर्टी, एक फिजिकल और एक केमिकल। भौतिक गुण और रासायनिक गुण। उसी तरह से बेस के भी दो गुण पढ़ने हैं, एक भौतिक गुण और एक। क्लियर? आगे बढ़ा जा। तो पहला हेडिंग क्या डालेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। चलोगे बाबू, अगले पेज पर चलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। क्लियर है ना? चलो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, पहला हेडिंग डाल लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। चलो फटाफट देख लो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में। देखो इस पे बहुत धूल गर्दा जम गया है, तो थोड़ा साफ कर लें। और बारिश वाला मौसम है, और धन्यवाद आपके कि आप इस बारिश वाले मौसम में भी आ जाते हैं।
देखो बाबू, आप लोगों के ग्रुप में मैसेज गया था कि बारिश वाला मौसम है, जिनको आने का मन है वो अपने घर से कुछ खाने वाला लेकर आएंगे। एक लड़का याद दिलाया कि सर बारिश वाला मौसम है, पकौड़ा वकौड़ा बन जाता है, थोड़ा सा ग्रुप में मैसेज कीजिए ना कोई लेकर आएगा। तो चलो आप तो आ गए, लेकिन बहुत मैसेज के डर से नहीं है, बात जाएंगे सर पकौड़ा मांगे हैं। धन्यवाद आप किया गए, और उसका भी धन्यवाद जो घर पे रह गया। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? भौतिक गुण। आप इसे नोट कर लें भाई, जल्दी से देख लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करें। और दूसरा हम लोग हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण। क्या हेडिंग डालेंगे? भौतिक गुण। चलो अब देखो तो भाई, भौतिक गुण किसका भौतिक गुण पढ़ना है भाई? एसिड का ना। तो चलो एसिड के भौतिक गुण हेडिंग डाल लो भाई। अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण, फटाफट लिखिए अम्ल के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी हिंदी में क्या हो जाएगा बाबू? अम्ल के भौतिक गुण। हिंदी में क्या होगा? अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल क्या क्या पढ़ेंगे बाबू? भौतिक गुण पढ़ेंगे। और भौतिक गुण में सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला पॉइंट, ओए बालक बताओ, सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ोगे? कि अम्ल स्वाद में, पहला पॉइंट लो भाई, अम्ल स्वाद में, स्वाद में क्या होते हैं बाबू? खट्टे होते हैं। क्लियर है ना? यानी इंग्लिश में क्या लिखोगे? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, इन TASTE होता है स्पेलिंग। चलोगे बाबू टेस्ट, यानी एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। पहला चीज़ मिला कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या होता है भाई? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? लाल रंग में बदल देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। यानी एसिड्स आर टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर, इनटू रेड कलर। तो क्या लिखोगे भाई? अम्ल। दूसरा लिखोगे बाबू कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पत्र को, या पेपर लिख लो पत्र के जगह पे, पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। कौन से रंग में? लाल रंग में बदल देते हैं, बदल देते हैं। यानी इंग्लिश में इसको क्या लिख लोगे भाई? एसिड्स आर TURNS टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर इनटू रेड कलर, इनटू रेड कलर। यानी अम्ल क्या करता है भाई? ब्लू लिटमस पेपर को किस रंग में बदलता है? लाल रंग में। किस रंग में बदल देता है? लाल रंग में। अगला पॉइंट क्या बनाओगे बाबू? एसिड बेस से बता दो। अगला पॉइंट क्या बनाओगे फटाक से? अगला पॉइंट कि एसिड क्या होता है भाई? सबसे पहला कि अब देखोगे कि अब यही एसिड मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में बदलता है? मिथाइल ऑरेंज के नारंगी रंग को लाल रंग में बदल देता है। मिथाइल ऑरेंज के नारंगी रंग को, मिथाइल ऑरेंज क्या है? लिटमस पेपर क्या है? ये प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक। अभी इंडिकेटर, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इंडिकेटर का मतलब होता है कि जो अपने रंग परिवर्तन द्वारा किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने को बताए, उसको क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं, यानी सूचक कहते हैं। यानी वह पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन द्वारा विलयन के आम्लिक गुण या भास्मिक गुण की व्याख्या करता है, या आम्लिक गुण
या भास्मिक गुण को प्रदर्शित करता है वह इंडिकेटर कहलाता है, यानी सूचक कहलाता है। क्लियर। तो अब देखोगे बाबू सबसे पहले कि तीसरा पॉइंट हम लोगों का बनता है कि अम्ल करता क्या है बाबू, मिथाइल ऑरेंज। कौन सा ऑरेंज बाबू, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में बदल देता है भाई, या मिथाइल ऑरेंज के नारंगी कलर को, मिथाइल ऑरेंज के नारंगी कलर को, मिथाइल ऑरेंज के नारंगी रंग को, नारंगी रंग को लाल रंग में बदल देता है, लाल रंग में बदल देता है, बदल देता है। चलो भाई, यानी एसिड क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज के नारंगी रंग को, यानी एसिड्स आर टर्न्स, एसिड्स आर टर्न्स द ऑरेंज कलर ऑफ, ऑरेंज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज चेंज इनटू रेड कलर, चेंज इनटू रेड कलर, ऑरेंज चेंज इनटू रेड कलर, चेंज इनटू रेड कलर, रेड कलर। क्लियर है। चलो इतनी बात हो गई। अगला चौथा नंबर पॉइंट क्या बनाओगे कि अम्ल का पीएच वैल्यू, अम्ल का पीएच मान, पीएच मान। अब देखो पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब इस पीएच वैल्यू को एक साइंटिस्ट ने दिया था जो एक उदासीन, अम्लीय और भास्मिक या क्षारीय की व्याख्या करता है और बताता है कि कितना पर प्रबल अम्ल होगा, कितना पर दुर्बल अम्ल होगा, कितना पर न्यूट्रल होगा, कितने वैल्यू पे स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और वीक बेस बनेगा। ये पीएच मान बताता है, पीएच मान बताता है। इसको भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का बनेगा इंडिकेटर के बाद पीएच वैल्यू, और पीएच वैल्यू के बाद साल्ट पढ़ लेंगे। क्लियर। तो अब देखोगे भाई सबसे पहले कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जब आता है, देखोगे बाबू कि 7 यह न्यूट्रल स्टेज होता है। क्या होता है बाबू, न्यूट्रल स्टेज, न्यूट्रल स्टेज होता है। उदासीन अवस्था, कौन सी अवस्था, उदासीन अवस्था होती है। क्लियर। उदासीन अवस्था है। इससे अधिक जाएंगे और इससे कम आएंगे। तो जब अधिक जाएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ेगा। कौन गुण बढ़ेगा, क्षारीय गुण में वृद्धि होगी, में वृद्धि होगी। क्लियर। और इससे कम आएंगे तो अम्लीय गुण में वृद्धि होगी, अम्लीय गुण में वृद्धि होगी। कौन से गुण में वृद्धि होगी, अम्लीय गुण में वृद्धि होगी। कौन से गुण में वृद्धि होगी, अम्लीय गुण में। यानी इधर आएंगे, यानी 7 से 6 आएगा, घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बढ़ेगा तो 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्लियर है ना, 11, 12, 13। क्लियर। और 14, यानी ये 10 टू दी पावर में चलते हैं, 10 टू दी पावर में चलते हैं। क्या हो गया, अच्छा 12 हो गया, 12 लिखे हैं ऐसे ऐसे पीछे से। सर देखिए कुछ हो गया है। ठीक। अब देखो ये 10 टू दी पावर में चलते हैं, 10 टू दी पावर 1, 2, 3, 4। समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग कब पढ़ेंगे, जब पीएच वैल्यू पढ़ रहे होंगे तब, और पीएच ग्राफ वहाँ देखेंगे। क्लियर है। तो अभी हमने क्या देखा कि अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। क्लियर है ना। तो ये चीज़ को हमने समझा दिया, यानी द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज लेस दैन 7, लेस दैन 7, यानी 7 से कम हो गया, 7 से कम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हम लोगों को मिलता है कि अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन करता है, विद्युत धारा का, यानी एसिडिक मीडियम जो है, यानी द जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ एसिड
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब क्या है कि उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। विद्युत धारा, इसका कारण क्या है कि अम्ल अपने आयनों में टूट जाता है। आयनों में यानी पॉजिटिव H आयन में आता है और निगेटिव जो उसका अदर पार्ट होता है वह निगेटिव आयन में आ जाता है। तो जब आयन में टूटते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाहित होने लगती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट जल्दी से नोट करो भाई, जल्दी से। हो गया नोट बाबू? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आता है कि अम्ल का जलीय विलयन। अम्ल के जलीय विलयन। अगला देखो तो भाई, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत धारा का समवहन करता है। कितना नंबर पॉइंट हो जाएगा? इधर 4 हो गए, 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट देखोगे मेरे बाबू, सबसे पहले कि अम्ल के जलीय विलयन क्या करते हैं भाई? विद्युत धारा का चालन करते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन करते हैं। अम्ल का के जलीय विलयन, जलीय विलयन किसका चालन करते हैं बाबू? विलयन विद्युत धारा का चालन करते हैं। विद्युत धारा का चालन करते हैं, का चालन करते हैं। अम्ल के जलीय विलयन किसका चालन करते हैं? विद्युत धारा का चालन करते हैं। अतः ए इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करते हैं। अतः ए विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, अपघट्य, विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य को क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखेंगे बाबू? इलेक्ट्रोलाइट के कार्य करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। इधर देखो बाबू, बातें नहीं, यानी अम्ल के जितने भी जलीय विलयन होंगे, जितने भी, यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्या कंडक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। या जब इलेक्ट्रिसिटी होगा तो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि अपने आयनों में टूटने की घटना विद्युत अपघटन कहलाती है। विद्युत अपघटन कहलाती है, यानी वे पदार्थ जो जिनसे विद्युत धारा होकर प्रवाहित होती है अपने आयनों में टूट जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का भी डेफिनेशन बन जाएगा ना। तो पहले इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ओहो ऑफ एसिड लिखना है ना, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, hence these are electrolytes, hence these are electrolytes, these are electrolyte, electrolyte, and these are electrolyte। अब बाबू देखोगे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन से, जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य, अपघट्य कहलाते हैं, कहलाते हैं। तथा यह घटना विद्युत अपघटन कहलाती है। तथा यह घटना विद्युत अपघटन कहलाती है। अपघटन यानी इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है बाबू? विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस
कहलाती है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करो तो अपने आयनों में डिकम्पोज हो जाए, आयन में, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तथा यह घटना, टूटने की घटना क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन। क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन कहलाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं तथा इनके टूटने की घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्लियर? चलो, यानी सबसे पहले कि अब हम देखें कि एग्जाम्पल में, अच्छा इंग्लिश लिख देते हैं, पहले एग्जाम्पल देख लो कि अगर HCl एक एसिड है, जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया तो ये टूट गया, H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में टूट गया, यानी यह केटायन हो गया। क्या हो गया बाबू? और यह क्या हो गया? एनायन हो गया। क्या हो गया? एनायन। यानी हिंदी में धनायन, और इसको क्या कहेंगे बाबू? ऋणायन। क्या कहेंगे? ऋणायन। तो यानी HCl टूटा है पॉजिटिव में और निगेटिव में, अर्थात यह HCl किसका कार्य करेगा? इलेक्ट्रोलाइट का। किसका कार्य करेगा? इलेक्ट्रोलाइट का। क्लियर है ना? और यह टूटने की घटना क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी विद्युत अपघटन। क्या कहलाएगी? विद्युत अपघटन कहलाएगी ना। और इसको क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य कहेंगे। विद्युत अपघट्य कहेंगे। क्लियर है? इसको क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट देखें तो पहले इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। लिखेंगे भैया कि द सबस्टांस split into their ions when electricity passed through their aqueous solution through their aqueous solution called electrolyte, and this phenomenon is known as electrolysis. This phenomenon is known as electrolysis. इतनी बात समझ में आ गई? इसी तरह से कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो यार, जैसे H2SO4 को ले सकते हो। जैसे H2SO4 से लेते हो तो इलेक्ट्रिक करंट देते हो। क्या देते हो? इलेक्ट्रिक करंट देते हो, विद्युत धारा। तो यह 2H पॉजिटिव में टूटता है प्लस SO4 2 निगेटिव में टूट जाता है, यानी यह केटायन है। और यह क्या हो गया भाई? एनायन है। जिस पर निगेटिव चार्ज हुआ है एनायन, और जिस पर, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं? अपघटन। कहाँ अपघटन? अच्छा अपटन लिख दिए हैं। अच्छा वो अपटन जो बचपन में तुम लोगों को लगता था। वाह, अपटन मत लिखो सर जी, बच्चे कह रहे हैं ओ सर ये तो बचपन में हम लोगों को लगता था, और मम्मी लोग हल्दी दूध का अपटन लगा के गोरा कर दी। हाँ, अरे तुम क्या हो गया? अच्छा विद्युत, अच्छा इधर भी चेंज कर लें। इधर भी अपटन लिख दिए, अपटिया लिख दिए हैं। अब अच्छा अपघटन लगा लेना भाई। देखो बच्चे कह रहे हैं, देखो होता क्या था ना, बचपन में अपटन लगता था। अपटन का मतलब
छोटा सा बच्चा होता था, वो सांवला अगर हो जाता था तो उसको हल्दी और दूध का अपटन लगाया जाता था ताकि वो गोरा हो जाए। होगा नहीं भले, लेकिन वो मम्मी लोगों का मानना था, मम्मी लोगों का कि अपटन लगाएंगे इसको, दूध और हल्दी का कुछ क्रीम लगाती थी उसमें ताकि हमारा बेबी जो है, बच्चा है, वो गोरा हो जाए। ये मम्मी के मन का केवल क्या था? भ्रम था। अगर गोरा होना है तो ऊपर वाले की कृपा होती है, कुछ जनरेशन का प्रभाव होता है, कुछ पूर्वजों के जो कलर होते हैं उसका भी प्रभाव होता है, कुछ मम्मी पापा का कलर का प्रभाव होता है, जिसमें आप बायोलॉजी में पढ़े ही होंगे आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत? तो अब देखो कि पहली चीज़ हमने देखा कि यानी अम्ल के जलीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो प्रवाह करने का मतलब ये हुआ कि इनसे विद्युत धारा जाएगी तो यह टूटने का काम करेंगे, यानी आयन में टूट जाते हैं, आयन में, अर्थात ये विद्युत अपघट्य होते हैं। अब विद्युत अपघट्य क्या है? तो वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं। यानी हमने लिखा द सब्सटेंस स्प्लिट इनटू, विच स्प्लिट लिख लेना भाई, which split into their ions, split into their ions when electric current pass through their aqueous solution is called electrolyte, and this phenomenon is known as electrolysis. electrolysis clear है? any problem? चलो बाबू इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद और भी प्रॉपर्टी बताते हैं एसिड एंड बेस का। एसिड का, बेस तो बाद में, पहले एसिड हो गया। आगे बढ़े हम लोग। चलो अब देखो तो बाबू, अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ अम्ल विषैले होते हैं। अगला प्रॉपर्टी कहता है कि कुछ अम्ल विषैले होते हैं, कुछ अम्ल तीव्र एवं संक्षारक होते हैं, तीव्र एवं संक्षारक होते हैं। तो लिख देते हैं भाई 6 नंबर की कुछ अम्ल विषैले होते हैं, कुछ अम्ल विषैले तथा तीव्र नाशक होते हैं। विषैले लिख लो, विषैले, पॉइजनस लिख लो, पॉइजनस हो गया, तथा तीव्र नाशक होता है। तथा क्या होता है भाई? तीव्र नाशक, नाशक होते हैं। यानी सम एसिड्स आर पॉइजनस, सम एसिड्स आर पॉइजनस, पहला चीज़ हो गया। अब अगला 7वां नंबर टॉपिक्स क्या देखेंगे हम लोग? अच्छा पहले इसका एग्जाम्पल देख लो कि कौन कौन सा एसिड क्या होगा? तीव्र नाशक एवं विषैला होगा। इसका एग्जाम्पल देखो भाई, तो इसके एग्जाम्पल में लिख लोगे कार्बोलिक एसिड। क्या लिखोगे? कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, जिसको फिनॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिनॉल। ये क्या होता है बाबू? विषैला होता है। क्या होता है? विषैला। अगला पॉइंट देखोगे तो 7 नंबर कहता है कि कुछ अम्ल संक्षारक तथा हानिकारक होते हैं। कुछ अम्ल संक्षारक तथा हानिकारक होते हैं। संक्षारक तथा हानिकारक होते हैं। कुछ अम्ल संक्षारक तथा हानिकारक होते हैं। अब देखोगे भाई, संक्षारक का मतलब कोरिजन और हानिकारक का मतलब हार्मफुल। यानी ऐसे भी अम्ल होते हैं जिनको अपने चमड़े पे गिरा दें तो चमड़े जल जाते हैं, चमड़े, जिसको एसिड अटैक कहा जाता है। आप पिक्चर में देखे होंगे कि करता क्या है कि एक शीशी से कुछ निकाला, वहाँ से वाष्प निकल रहा है, उसको चमड़े पे फेंक दिया, पूरा चमड़ा जल गया, पूरा चमड़ा। तो इस घटना को एसिड अटैक कहा जाता है। जैसे बम से अटैक होता है ना, वैसे ही एसिड से भी अटैक किया जाता है। क्लियर? चलो तो अब संक्षारक होते हैं। एग्जाम्पल में वे कौन से एसिड हो जाएंगे भाई? एग्जाम्पल में पहला ही नाम सुने होंगे H2SO4। ये क्या होता है भाई? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्लियर? सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को क्या कहते हैं बाबू? किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा माना जाता है। क्लियर है? अब नोट में कुछ बातें कहता है बाबू, ध्यान से सुनिएगा। नोट में कि जो H2SO4 होता है, इसका प्रयोग हम लोग बैटरी एसिड के रूप में करते हैं। यानी H2SO4 का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं बाबू? बैटरी एसिड। बैटरी एसिड समझते हैं?
BATTERY बैटरी एसिड, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तेजाब। यानी बैटरी में जो पानी डालते हैं वह क्या होता है, H2SO4, और बाद में जो डालते हो तो डिस्टिल्ड वाटर हो जाता है, डिस्टिल्ड वाटर हो जाता है, उसमें H2SO4 की मात्रा कम हो जाती है, H2SO4 की मात्रा कम हो जाती है। क्लियर? तो अब देखोगे भाई, यानी H2SO4 का प्रयोग बैटरी एसिड तेजाब के रूप में होता है, के रूप में होता है। पहली बात हो गया भाई। चलो अगला पॉइंट कहता है, और एक प्यारा सा खूबसूरत सा आपका नोट है, और एक प्यारा सा कि HCl, अभी हमने नोट लिया भाई HCl हमने इधर समझाया था ना, ए बालक बातें नहीं, इधर देखो HCl को समझाया गया है, तो HCl करता गया है। HCl हमारे पेट में भोजन को पकाने में सहायता प्रदान करता है, यानी हमारी लार ग्रंथि से HCl का स्राव होता है, जो हमारे भोजन के साथ पेट के अंदर जाता है, और उससे हमारे भोजन आसानी से पकते हैं कि पचते हैं, यानी डाइजेशन होता है, आसानी से डाइजेशन होता है। यानी फूड का डाइजेशन किससे होता है, HCl से। किससे होता है, HCl से होता है। क्लियर है ना? लेकिन जब इसी HCl की मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाती है, तो उस समय हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। समझ में आ रहा है ना? और प्रचार वाला कैसे करता है, गुड़गुड़, तो 6 सेकंड में कुछ ले लो भैया, ये फालतू का चीज़ है, 6 सेकंड में कुछ होता नहीं है, तो गुड़गुड़ हो जाता है, यानी पेट में अम्लीयता की शिकायत हो जाती है, जिससे गैस्ट्रिक कहा जाता है, एसिडिटी कहा जाता है। क्लियर है? तो इस बात को लिख दिया जाए। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एस्पिरेट ऑफ साल्ट या मुटेरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। HCl को है बालक मान जाओ, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, HCl को क्या मानेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इंग्लिश में इसको एस्पिरेट ऑफ साल्ट, या और में इसी को मुटेरिक एसिड भी कहा जाता है, एसिड भी कहा जाता है। और सुनोगे मेरे बाबू, कहा जाता है। और यही HCl, यानी HCl हमारे भोजन को पचाने में मददगार होता है। HCl हमारे भोजन को पचाने में मददगार होता है। पैराग्राफ चेंज करके, HCl हमारे भोजन को पचाने में पचाने में मददगार होता है, क्या होता है बाबू, मददगार होता है। लेकिन पेट में इसकी अधिकता होने पर, अधिकता होने पर हमें एसिडिटी या अम्लीयता या गैस्ट्रिक की शिकायत हो जाती है। या किसकी शिकायत हो जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे कारण या अम्लीयता एसिडिटी या हम होने पर हमें अम्लीयता एसिडिटी या गैस की शिकायत उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। किसकी शिकायत उत्पन्न हो जाती है, यानी अब पेट में एसिडिटी बढ़ी है तो क्या खाना पड़ेगा, इनो होता है क्या है, देखो भाई क्या खाना पड़ेगा, तो बच्चे कह रहे हैं इनो, तो इनो से अरे भाई पानी में डाल के पी लो, अब खाओ मत, बुद्धि मत लगाओ तुम कि इनो कैसे खाएंगे, तुम कैसे खाएगा, तुम तो हुआ है ना जो तुम्हारा डंटा टूटा है, अच्छा कलिया वाला है ये। अब सुनो, तो देखो भाई सबसे बड़ी बात कि इनो पेट में अम्लीयता बढ़ती है, पेट में यानी एसिडिटी की मात्रा हुई है,
तो इसके लिए अब बेस लाना पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा ना पेट, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा, यानी नॉर्मल स्थिति में आएगा, यानी बेस। तो कुछ लोग पहले पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, यानी मीठा सोडा खा लेते थे, बेकिंग पाउडर, क्या खा लेते थे, बेकिंग पाउडर। आज भी तरह तरह के उपाय लगाए जाते हैं। अच्छा, नींबू, हाँ हाँ, अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोग बता रहे हैं, अच्छी बात है। तो अब ये बात समझ गए, यानी पेट में अम्लीयता कैसे होती है, जब HCl की मात्रा बढ़ती है तब अम्लीयता की शिकायत होती है, और यह HCl हमारे भोजन को पकाने में सहायता प्रदान करता है। क्लियर। अब फिर एक प्रश्न उठेगा, आपसे कोई पूछे कि अम्ल के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्यों, क्वेश्चन होगा ना कि नहीं होगा? तो अपने दिमाग को सर्च करिए और इधर लिखिए। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जल्दी से। हो गया? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो अब हमने क्या प्रश्न किया कि अम्ल के जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन करते हैं, क्यों करते हैं? अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए और इसका आंसर मिलेगा अगले एपिसोड में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप बने रहें PCM क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।